अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। साथियों, आज ये हमारा 14वां क्लास है। इससे पहले के 13 क्लास में हम लोगों ने 5 चैप्टर को मुकम्मल कर लिया है। साथियों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ज़बान की तदरीस के मसाइल। यानी जब हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो लैंग्वेज पढ़ाने के दरमियान हमें किन किन मसाइल से दो चार होना पड़ता है, कौन कौन से मसाइल सामने आते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ज़ू लिसानियत और कसीर लिसानियत। जबकि आप जानते हैं ज़ू लिसानियत किसे कहते हैं, कसीर लिसानियत किसे कहते हैं। इससे मुताल्लिक आगे की चीज़ें हम इस क्लास में पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें आपको मालूम है, और अगर अभी तक आपको मालूम नहीं है, यानी कि आपने अगर अभी तक कोई वो क्लास नहीं किया है इससे पहले जिसमें आपको समझाया गया था कि ज़ू लिसानियत क्या है और कसीर लिसानियत क्या है, तो उन तमाम क्लास को आप कर लीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हर चैप्टर की तरह पहले मैं बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, उसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है ज़ू लिसानियत और कसीर लिसानियत किसे कहते हैं, बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। ठीक है। उसके बाद कई मरतबा आपके क्लास में आया है NCF 2005। NCF 2005 यानी कि क्या, कौमी दरसियात का खाका, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में आपको कई बार बताया गया है। वो क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कहा गया है कौमी दरसियाती खाका में 2005 में क्या क्या कहा गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जबान से मुताल्लिक क्या क्या कहा गया है। ठीक है। उसके बाद से लिसानी फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है उसको जानेंगे, उसको समझेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे जबान की मुश्किलात, गलतियां और नकाइस। जबान सीखने सिखाने में कौन कौन सी मुश्किलात आते हैं, क्या क्या गलतियां होती है और क्या क्या नुक्स पाए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग खुसूसी आमोजशी नाकामियाँ, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या क्या है, जिसमें हम लोग बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, डिस्फेजिया क्या है, डिप्लेक्सिया क्या है, इन तमाम चीज़ों को। और ये बहुत ही अहम क्लास होगा, बल्कि ये चैप्टर जितने भी हैं इसमें अगर 3-4 जो भी क्लास होता है, एक एक क्लास बहुत ही अहम होगा, जिससे भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। क्या करते हैं, भर भर करके सवाल पूछा जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, इम्तिहान को फोड़ देना है, छोड़ना नहीं है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और इस पर टेस्ट लगा लीजिएगा ताकि आपका एक भी सवाल छूटे नहीं। और आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या है, कौमी दरसियात खाका, उसके बाद से लिसानी फार्मूला, इससे पूछा ही जाता है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये कई सब्जेक्ट में, मतलब सभी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है क्योंकि ये पेडागोजी का हिस्सा है। उसके बाद आता है शुमूलियाती तालीम। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल। इसके बारे में पढ़ाया गया था कि ज़ो का माना क्या होता है, ज़ू का माना होता है दो। ठीक है। टू होता है, क्या होता है, टू होता है, यानी बाई होता है। ठीक है। आपको बताया गया था कि मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, पेंटा का मतलब क्या होता है, 5 होता है। इसी तरह से आगे है हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, अंडेका, डोडेका, इस तरह से आगे है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी 2 की, यानी बाई तक की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मल्टीलिंगुअल, तो आप जानते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा जब चीजें हो जाती हैं तो वो क्या होता है, कसीर हो जाता है, मल्टी हो जाता है, इसलिए हम उसको मल्टी बोलते हैं। तो साथियों हम उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो 2 से ज्यादा अगर कोई चीजें हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कसीर बोलते हैं, यानी मल्टी बोलते हैं, है ना। तो इसी तरह से एक हो गया मोनो और बाई हो गया 2। ठीक है। यानी 2 को बाई कहते हैं। तो जब 2 से ज्यादा हो जाएगा, जिसकी कोई गिनती नहीं करते हम, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, यानी 2 से ज्यादा, तो वो हो जाता है मल्टी। तो जबान की बात करें तो ज़ू लिसानी मतलब बायलिंगुअल, यानी 2 जबान की बात होगी इसमें, और कसीर लिसानियत का मतलब हो गया 2 से ज्यादा जबानों की बात होगी। ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, उस चीज को हम देखते हैं यहाँ पर बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल के बारे में। जब किसी माशरा में 2 जबानें बोली जाती है तो उसे ज़ू लिसानियत कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया कि उसे क्या कहते हैं, बायलिंगुअल कहते हैं, बायलिंगुअलिज्म कहते हैं, या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म, 2 जबान बोलने वाला और 2 से ज्यादा जबानें।
तो बाइलिंगुअल कहते हैं और मल्टीलिंगुअल। तो जब किसी माशरे में 2 ज़बानें बोली जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, ज़ू लिसानियत कहते हैं। और जब 2 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं तो उस समाज में क्या कहते हैं, उस समाज को, तो उस समाज की उस खासियत को क्या बोलते हैं, कसीर लिसानियत कहते हैं। यानी 2 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है वहाँ, ठीक है, यानी मल्टीलिंगुअल कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया, ज़ू लिसानियत किसे कहते हैं और कसीर लिसानियत किसे कहते हैं। जिस माशरे में 2 ज़बानें बोली जाती हैं उसको बाइलिंगुअल यानी ज़ू लिसानियत, और जिसमें 2 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है उसको कसीर लिसानियत यानी मल्टीलिंगुअल, ठीक है। यह चीज़ उम्मीद है पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब क्या है, कसीर लिसानियत हिंदुस्तानी समाज की एक मुनफरिद खासियत है। हिंदुस्तानी समाज की एक खासियत क्या है कि यहाँ 2 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है, यानी मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती है। ये एक हिंदुस्तानी समाज की एक अलग ही खासियत है। इस तरह की खासियत किसी दूसरी जगह नहीं मिलेगी। जितनी ज़बानें यहाँ बोली जाती है उतनी ज़बानें कहीं भी नहीं बोली जाती है, ठीक है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में बोलियाँ और ज़बानें हैं। बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तानी आइन में भी 22 बड़ी ज़बानों को कौमी ज़बानों की हैसियत को तस्लीम किया हुआ है। हिंदुस्तानी आइन में भी 22 ज़बान को, समझ सकते हैं, 1 ज़बान 2 ज़बान को नहीं बल्कि 22 ज़बान को क्या है, कौमी ज़बान माना गया है। वो एरिया के हिसाब से है कि जहाँ जो ज़बानें बोली जाती है उस एतबार से, ठीक है। तो हिंदुस्तानी आइन में भी कितने, कानून में भी कितने, 22 ज़बानों को, इस चीज़ को याद रखिएगा, 22 ज़बानों को। और वही 22 ज़बान जो है आपके इसमें क्या बोलते हैं, सीटेट में आपको दिया जाता है 22 ज़बान, जिसमें से आपको 2 ज़बान सिलेक्शन करना होता है इस 22 में से, ठीक है। उसके बाद क्या है, दुनिया में तकरीबन 5000 ज़बानें बोली जाती है। मुकम्मल पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं तो तकरीबन कितने, 5000 ज़बानें बोली जाती हैं, जिसमें से 1/3 यानी 1961 में जो एक मरदमशुमारी हुआ था, जनगणना हुआ था, उसके मुताबिक क्या है, 5000 में से 1652 ज़बानें, कब, 1961 के मुताबिक, अभी तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा। उस वक्त 1652 ज़बानें अकेले हिंदुस्तान में बोली जाती थी। कब, 1961 की मरदमशुमारी के मुताबिक। उस वक्त दुनिया में 5000 ज़बानें बोली जाती थी और उसमें से अकेला 1652 ज़बान कहाँ, हिंदुस्तान में बोली जाती थी। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको कसीर लिसानियत बोलते हैं, 2 से ज़्यादा ज़बानें। और ये खासियत सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही है, इसलिए ये अलग है, सबसे अलग है, मुनफरिद है ज़बान के तौर पर, ठीक है। ये लिसानियाती तनु यानी मुख्तलिफ ज़बान, लिसानियाती तनु का मतलब हुआ मुख्तलिफ ज़बान तालीमी अमल में जहाँ एक चैलेंज के मानिंद है। सही बात है कि अगर हम मुख्तलिफ ज़बान बोलते हैं तो जब हम तालीम हासिल करते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक उस्ताद के लिए बल्कि सीखने वाले के लिए भी एक चैलेंज होता है कि कैसे सीख पाएँ। वहीं दूसरी जानिब ये लिसानी आमोदिश में कई तरह के मौक़े भी फराहम करते हैं। अब कैसे कि जहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं वहाँ क्या है, एक ज़बान को लेकर के चलना तो एक उस्ताद के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मुख्तलिफ ज़बान के बच्चे होते हैं तो उससे मुख्तलिफ चीज़ें सीखने के लिए मिलती है और एक दूसरे को समझाने में भी काफ़ी मदद होती है। तो ये चीज़ क्या है, एक मौका के तौर पर भी हमें मिलता है, ठीक है। हिंदुस्तानी ज़बानों का ताल्लुक 5 लिसानी ख़ानदानों से। अब ज़बान का भी ख़ानदान है, 5 ख़ानदान में से पहला क्या है, हिंद आर्याई है, द्राविड़ है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है, तिब्बतो बर्मन है और अंडमानी। ये 5 ख़ानदान है, ज़बानी ख़ानदान है, जिसका ताल्लुक कहाँ से है, हिंदुस्तानी ज़बानों का ताल्लुक इन ख़ानदानों से है, 5 ख़ानदानों से, 5 ज़बान के ख़ानदानों से, ठीक है। हिंदुस्तान में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं उसका ताल्लुक इन तमाम ज़बानों से है। किससे, हिंद आर्याई से, द्राविड़ से, ऑस्ट्रो एशियाटिक से, तिब्बतो बर्मन से और अंडमानी से, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है हिंदुस्तानी ज़बानों का ताल्लुक किन 5 लिसानी से, तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये 5 देना पड़ेगा और फिर इसके अलावा 3 ऑप्शन देंगे जिसमें 5-5 देना पड़ेगा, तो ये उम्मीद कम है। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि किन लिसानी खानदानों से या कितने लिसानी खानदानों से ताल्लुक है, तो 5 लिसानी खानदानों से ताल्लुक है, ठीक है। तो आप दोनों तरह से तैयार रहिएगा कि कुछ भी पूछ दे तो आप, अगर 5 पूछा जा रहा है कि कौन से 5 है तो ये 5 है, आप याद कर लीजिएगा, और कितने ज़बानों से है तो इन 5 से, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही अहम नहीं है लेकिन अहम तो है, तो इसलिए हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ہمیں کثیر لسانیت کو ایک اثاثہ کے طور پر دیکھنا چاہیے اور اسے ایک وسیلہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیے، اگر کسی بھی درجہ میں کسی بھی جماعت میں مختلف زبان کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ 10 اسٹوڈنٹ ہے جس میں سے 10 کے 10 الگ الگ زبان جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے سیکھنے سکھانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان تمام بچوں کے جو اپنی زبان ہے یعنی مادری زبان ہے یا ان کی جو زبان ہے، ان کو ایک معلم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ایک وسیلہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، اثاثہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، یعنی ان کی زبان کی مدد سے ہی ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کی زبان کی مدد سے ہی ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ تو اس میں کیا ہے، ایک معلم کو بھی وہ زبان بہت حد تک، بہت اچھے سے تو نہیں، لیکن اس سے روبرو ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو بچوں کی جو زبان ہے اس سے ایک معلم کو روبرو ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اسے ایک وسیلہ کے طور پر، کیسے ایک وسیلہ کے طور پر استعمال کریں گے؟ جب تک معلم جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، بہت ہی اچھے سے نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اسے جاننا ہی پڑے گا، تب وہ ایک وسیلہ کے طور پر دوسروں کی زبان کا استعمال کر سکتے ہیں، ایک اثاثہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ متعین کرنا چاہیے کہ ہر بچہ، چاہے وہ کسی بھی لسانی پس منظر کا ہو، یعنی کوئی بھی زبان جانتا ہو، اپنے کو قابل قبول اور محفوظ محسوس کرے۔ تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کلاس روم میں مختلف بچے ہیں جو الگ الگ زبانیں جانتے ہیں، تو آپ کسی ایک زبان میں تدریس کیجئے گا، بچوں کو پڑھائیے گا، تو یہ ممکن ہے کہ دوسری زبان کے جو بچے ہیں وہ کیا ہے، اپنے آپ کو کیا کرے، محفوظ محسوس نہ کرے، یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آئے۔ یہ چیز کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے، بعد میں اس کو بوریت محسوس ہونے لگے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا کب نہیں ہوگا؟ جب معلم بھی اس زبان کو جانے گا، ٹھیک ہے۔ تو لسانی پس منظر کی بنیاد پر کسی بھی بچے کو پیچھے نہیں چھوڑا جانا چاہیے کہ اگر وہ زبان نہیں جان رہا ہے تو اس کو پیچھے چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسی کے زبان، جو بچہ زبان پہلے سے جانتا ہے، اس کے زبان کی بنیاد پر ہی ہم اسے تعلیم دیں گے، اس کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کہا گیا ہے، تو آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ کثیر لسانیت بچے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف زبان جاننے والے بچے، یعنی یہ نہیں کہ ایک بچہ ہی مختلف زبان جان رہا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک کلاس روم میں مختلف زبان جاننے والے بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ وفاقی نشوونما، سماجی ہم آہنگی، فکر اور ذہنی حصول یابی کی سطح میں اضافہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مختلف زبان جاننے والے بچے ایک کلاس روم میں ہوں گے تو ایک دوسرے سے سب کی ذہنیت کھلے گی، سب ایک دوسرے سے سماجی ہم آہنگی کا مطلب ہے سماجی میل ملاپ ایک دوسرے سے کر پائیں گے، ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی سطح پر ہو، چھوٹے سے بڑے سطح پر، ٹھیک ہے۔ تو جب تک وہ ایک دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھیں گے، ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے، تو مختلف زبان کے بچے اگر ایک کلاس روم میں ہوں گے تو کیا ہوگا کہ سماجی ہم آہنگی یعنی سماجی میل ملاپ بڑھے گا، ان کے فکر کا دائرہ بڑھے گا، ان کا ذہن کھلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں، ان تمام چیزوں میں اضافہ ہوگا۔ اور ایک زبان کے جاننے والے ہی بچے ہوں گے، جیسے اگر صرف میں اردو میں ہی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں کیا ہوگا، اگر میں دوسرے ماحول میں جاتا ہوں جہاں انگریزی بولی جا رہی ہے تو وہاں ان کی بات میں نہیں سمجھ پاؤں گا، اس لیے ہمیں انگریزی بھی جاننا چاہیے اور ایسے ماحول میں رہنا چاہیے جہاں کثیر لسانی اسٹوڈنٹس ہیں، جہاں کثیر لسانی لوگ موجود ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں اور بھی آگے جانے کا موقع مل سکے اور دوسروں کی بات کو سمجھ سکے، ہم دوسروں سے رابطہ کر سکے۔ اسی طرح سے بچے اگر مختلف زبان کے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی زبان سے ہم آہنگ کریں گے، سیکھیں گے، اور پھر ایک دوسرے سے تعلقات بڑھیں گے، جو آگے جا کر کے ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ان کے لیے بھی ہوگا۔ اس طرح ذو لسانیت اور کثیر لسانیت ہمارے لیے ایک قومی اثاثہ کی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب کیا ہے، کثیر لسانیت کے اس پس منظر میں تدریس اور آموزش کے تناظر میں مندرجہ ذیل نکات اہم اور رہنما ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اب دیکھیں اس میں کئی پوائنٹ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کئی پوائنٹ دیے گئے ہیں، جو ایک ایک پوائنٹ کئی سوال بنائے گا اور یہ امتحان میں پوچھا ہی جاتا ہے، اس لیے بہت دھیان سے دیکھیے گا اس کو۔ تدریس زبان کثیر لسانی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، تدریس زبان یعنی زبان پڑھانے کا جب ہم زبان پڑھا رہے ہیں تو ہمیں صرف ایک ہی زبان میں نہیں پڑھانا ہے، بلکہ مختلف زبانوں کو ایک اثاثہ کے طور پر استعمال کر کے مختلف زبان کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں بچوں کو زبان سکھانی ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک زبان میں نہیں پڑھانا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ محض کئی زبانیں پڑھانا نہیں ہو،
देखिए सिर्फ कसीर लसानी का ये मतलब नहीं, मैंने आपको कहा था कि कई जबान पढ़ा देना मकसद नहीं है, बल्कि मकसद क्या है कि कसीर लसानी दर्जा को एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करने के हिकमत अमली से जुड़ा हुआ है। यानी कि मुख्तलिफ जबान के जो बच्चे हैं उनसे जोड़ करके हम नई जबान को सिखाएं, ये मकसद है। यानी कसीर लसानी का मतलब ये नहीं कि एक से ज्यादा जबान सिखा दे। कसीर का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम दो से ज्यादा जबान सिखा दें, दो से ज्यादा जबान सिखा देना ही मकसद नहीं है, बल्कि क्या है कि दो से ज्यादा जबान जानने वाले जो बच्चे हैं उनकी मदद से हम नई जबान सिखा दें, ये मकसद है, ये मतलब है कसीर लसानी का, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप समझ गए कि कसीर लसानी का क्या मतलब है। कसीर लसानी का मतलब दो से ज्यादा जबान सिखाना नहीं है, बल्कि कसीर लसानी का यह मतलब है कि दो से ज्यादा जबान जानने वाले बच्चे अगर क्लासरूम में हैं तो उनकी मदद से, उन जबानों की मदद से नई जबान को सिखाना। यह बहुत ही अहम पॉइंट था जो आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने कोशिश किया आपको समझाने का और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? जरिया तालीम मादरी जबान हो, बहुत ही अहम है। एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है कि बच्चे मुख्तलिफ जबान जानते हैं और तो क्या होना चाहिए? जबान, मुख्तलिफ जबान तो जानते हैं, लेकिन जब प्राइमरी सतह पर बच्चे होते हैं तो वो अपने घर से जो सीख करके आते हैं वो मादरी जबान होती है। इसलिए बच्चों को जब तालीम दी जाए तो कम से कम प्राइमरी सतह पर उनकी मादरी जबान में ही तालीम दी जाए, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। और उसके साथ साथ नई जबान सिखाने की भी कोशिश करनी चाहिए। खैर, अगर ये मुमकिन न हो तो कम अज कम प्राइमरी तालीम मादरी जबान के तवस्सुत से दी जाए। ये बात मैंने आपको कह दिया कि बच्चों को मादरी जबान में तालीम दें। अगर ज्यादा ऊंचे दर्जे में हम मादरी जबान में तालीम नहीं दे सकते हैं, जहां मुख्तलिफ जबान के जानने वाले बच्चे हैं, यानी मुख्तलिफ क्या है मादरी जबान के बच्चे हैं, तो हम क्या करें? कम से कम प्राइमरी सतह पर तो जरूर उनको मादरी जबान में ही तालीम दें। हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 350A, इसको याद रखिएगा, आर्टिकल कितना? 350A, या हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 350A, इसको याद रखिएगा, कितना? 350A, 350A के मुताबिक हर रियासत यानी तमाम सूबों के तहत तमाम मकामी हुकूमतें, यानी कि राज्य सरकार जो है, क्या राज्य सरकार बच्चों की इब्तिदाई तालीम मादरी जबान में मुहैया कराने की मुनासिब सहूलियात का बंदोबस्त करने की कोशिश करेगी। आर्टिकल 350A में क्या कहा गया है कि हर रियासत में जो वहां के रियासती सरकार है यानी राज्य सरकार है, वो हर इलाके में क्या करे? मादरी जबान में ही बच्चों को तालीम देने की सहूलियत क्या करे? मुहैया करे। तो ये सरकार का काम है कि वो कोशिश ये करे कि जिस इलाके में भी बच्चों को तालीम दी जा रही है उस इलाके के बच्चों को क्या करें? उनकी ही मादरी जबान में तालीम देने की कोशिश करें। अगर ये मुमकिन ना हो सके तो कम से कम, यानी कि ऊपर दर्जे में मुमकिन ना हो सके तो कम से कम प्राइमरी सतह पर तो हर हाल में उनको क्या करें? मादरी जबान में ही तालीम दे। तो ये पॉइंट बहुत ही अहम है। कहाँ कहा गया है? ये आर्टिकल 350A में कहा गया है, यानी कि बच्चों को क्या हक दिया गया है 350A में कि उनको अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल करने का हक दिया गया है। समझ में आ गया? आर्टिकल 350A में क्या है? मादरी जबान में तालीम हासिल करने का हक दिया गया है। किस में दिया गया है? आर्टिकल 350A में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया। हमें उम्मीद है कि 2 पॉइंट याद रखेंगे आप। इसका क्या है? बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको याद रह सके, इम्तिहान तक कम से कम तो याद रख ही सकें आप देख ही रहे हैं कि कितना अहम चैप्टर है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहा गया है? गैर हिंदी दार रियासतों में, यानी वो रियासत, वो सूबा, ठीक है, वो स्टेट जहां क्या करते हैं? लोग हिंदी नहीं जानते हैं। गैर हिंदी दार यानी हिंदी जानने वाले लोग नहीं है वहां, तो उसमें क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? हिंदी सीखते हैं। इस तरह हिंदी दार रियासतों में, यानी बच्चे जहां हिंदी जानते हैं वहां क्या करते हैं? बच्चे दूसरी जबान सीखते हैं जो उस रियासत में नहीं बोली जाती है। इस तरह सेह लसानी फार्मूला के जरिए कसीर लसानी मुल्क में कसीर लसानी डायलॉग को फरोग दिया जा सकता है। इसमें यह कहा गया है कि जब हम ये सेह लसानी फार्मूला पढ़ेंगे तो वहां इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और अगले क्लास में ये चीज आ जाएगा। फिर भी हम आपको बता दें, इसमें कहा गया है कि वो रियासत जहां लोग हिंदी जानते हैं,
जहाँ हिंदी जानते हैं यानी उनकी मादरी जबान हिंदी है तो वहाँ अंग्रेजी या किसी दूसरी जबान को पढ़ाई जाए, दूसरी जबान के तौर पर। जहाँ हिंदी जानते हैं और जहाँ हिंदी नहीं जानते हैं लोग, जहाँ हिंदी नहीं जानते हैं वहाँ क्या करें लोग, हिंदी को पढ़ाएं, वहाँ क्या करें, हिंदी पढ़ाएं। ये चीज कहा गया है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे सिह लिसानी फॉर्मूला में, ठीक है, अगले क्लास में। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, जहाँ हिंदी जानते हैं वहाँ हिंदी के जगह दूसरी जबान को पढ़ाना है, और जहाँ लोग हिंदी नहीं जानते हैं वहाँ हिंदी को ही क्या करना है, तवज्जो देना है, उसी को पढ़ाना है। तीसरी जमात के बाद से ही बच्चे में ज़बानी और तहरीरी तौर पर आला तरसीली महारतों को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए, और अगर बच्चे को चौथी जमात के बाद मतनू और दिलचस्प मौक़े फराहम किया जाए तो बच्चे अज़ खुद ज़बान की मयारी शक्ल अज़बर कर लेते हैं। तो ये चीज़ कहा गया है कि बच्चों को तीसरी जमात में जब बच्चा होता है तो उस वक्त तक बच्चों को क्या करना चाहिए, तहरीरी ज़बानी, जब हम ज़बान सिखाते हैं तो उसको ज़बानी तौर पर भी ज़बान सिखाएं और तहरीरी तौर पर भी उसको अच्छे से ज़बान सिखाएं। जब बच्चा चौथी जमात में चला जाता है तो उसको मुख्तलिफ मौक़े फ़राहम करें, बोलने के मौक़े हैं, लिखने के हैं, और उसके अलावा ऐसे मौक़े जहाँ कंपटीशन के तौर का हो तो वहाँ क्या करते हैं, बच्चे ज़बान को खुद ब खुद सीख लेते हैं, उनकी शक्ल को क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, यानी किस तरह से ज़बान कहनी है, बोलनी है, लिखनी है, उन तमाम चीज़ों को वो खुद ब खुद याद कर लेते हैं। एक पॉइंट जो शुरू से आता जा रहा है और ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि गलतियाँ आमोदिश का हिस्सा होती हैं, यानी क्या है कि गलतियाँ जो होती हैं वो बच्चों से होती ही हैं, इसलिए इसे क्या करना चाहिए, गलतियों को गलती नहीं माननी चाहिए बल्कि इसे एक सीखने का हिस्सा मानना चाहिए कि बच्चे जब तक गलती नहीं करेंगे अच्छे से सीखेंगे नहीं, इसलिए उनकी गलतियों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए बल्कि उनको एक मौका समझ करके बच्चों को सिखाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, मुनासिब वक्त आने पर बच्चे उनकी इस्लाह खुद कर लेते हैं, क्या, गलतियों की इस्लाह खुद कर लेते हैं। बच्चों को गलतियों और खामियों पर तवज्जो देने के बजाय ज़्यादातर वक्त उन्हें वसीतर, दिलचस्प और चैलेंज से पुर मौक़े देने में सर्फ किया जाए। ठीक है, यानी बच्चे अगर इमला की गलती कर रहे हैं, बच्चे अगर तलफ़्फ़ुज़ की गलती कर रहे हैं तो उन पर ध्यान दिया जाए, लेकिन मुकम्मल तौर पर उसी पर ही ध्यान न दे करके किसी ऐसी चीज़ में ऐसे चैलेंज देना चाहिए जिससे वो बच्चा खुद ब खुद उसको सही करने की कोशिश करे और वो सही हो जाएगा। तो उसमें अपना वक्त ज़ाया ना करना चाहिए एक मुअल्लिम को, बल्कि इस तरह का मौक़े देना चाहिए उनके बच्चों की दिलचस्पी के मुताबिक कि वो बच्चा खुद से सीखने की कोशिश करे, अपने चैलेंज को पूरा करे और उसमें वो उसकी तसहीह भी कर लेगा, उसको सही भी कर लेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही अहम था। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। उसके बाद क्या है, तदरीस ज़बान महज ज़बान के वक्फ़ा तक ही महदूद नहीं होती है, दूसरे मज़ामीन साइंस, समाजी उलूम और रियाजी के वक्फ़े भी एक तरह से ज़बान के ही वक्फ़े हैं। ज़बान की नाक़िस समझ से इन मज़ामीन में भी बच्चे के हुसूली मदद होती है। किसी भी मज़मून को सीखने का मतलब होता है कि उसके तसव्वुरात, इस्तिलाहात को सीखना, उन पर तनक़ीदी गुफ्तगू करना। देखिए, कहा गया है कि अगर हम ज़बान की क्लास में ज़बान बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम उसी क्लास में बच्चों को ज़बान सिखाते हैं, बल्कि जो दूसरे जो मज़ामीन हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें भी बच्चों को क्या करते हैं, हम ज़बान सिखाते हैं। इसलिए दूसरे मज़ामीन के असातिज़ा को भी चाहिए कि वो ज़बान का सही इस्तेमाल करें, उनसे भी बच्चे ज़बान सीखते हैं, इसलिए दूसरे सब्जेक्ट के असातिज़ा को भी ज़बान का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। बच्चों को तरगीब दी जाए कि वो मुख्तलिफ किताबों का मुताला करें, इंटरनेट से मवाद जमा करें, इससे कसीर लिसानियत को फ़रोग़ मिलेगा, यानी मुख्तलिफ ज़बान सीखने का उन्हें मौका मिलेगा। स्कूल में ज़बान के तहत होने वाली कहानी, ठीक है, यानी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए बहुत से क्या होते हैं मौक़े आते हैं, बहुत से क्या होते हैं, उसको हम जैसे प्रोग्राम वगैरह मुनाकिद करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बहुत से प्रोग्राम होते रहते हैं हर स्कूल में। तो जैसे इसमें कहा गया है कि स्कूल में ज़बान के तहत होने वाली कहानी, नज़्में, गीत, ड्रामों से बच्चे न सिर्फ अपनी सकाफ़ती विरासत से जुड़ते हैं बल्कि ये एक तजर्बात उन्हें दूसरों के तई संजीदा भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ तजर्बात होते हैं, ज़बान सीखने का मौका मिलता है।
ٹھیک ہے، تو اس طرح کا موقع بچے کو فراہم کرنا چاہیے. بچے زبان کے قواعد بھی انہی تجربات سے سیکھ لیتے ہیں، تو اس لیے انہیں زبان سکھانے کے لیے بھی الگ سے وقت دینے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. ان تجربات سے بچے قواعد سیکھ لیتے ہیں. ہاں، دوسری نئی زبان اگر سکھانی ہے جو بالکل نہیں جانتا ہے تو وہاں قواعد کی ضرورت پڑتی ہے اور بچوں کو وہاں قواعد بھی سکھانی چاہیے، لیکن ایک محدود دائرے تک. یہ نہیں کہ صرف قواعد پڑھانے میں رٹوانے میں ہی ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، بلکہ انہیں پریکٹیکل کے ذریعے، بات کرنے کے ذریعے، اسٹیج دینے کے ذریعے ہم یعنی کہ ان کو مواقع فراہم کرنے کے بعد ہم ان کو زبان سکھا سکتے ہیں اور قواعد کے اصول بھی بتا سکتے ہیں. ان کو یہ چیز کیا ہوگا، دلچسپ بھی ہوگا اور نئے طریقے سے ہم زبان اس کو سکھا سکیں گے آسان طریقے سے. تو ساتھیو، یہ رہا آج کا کلاس. بہت ہی اہم کلاس تھا آج کی کلاس، یعنی اس چیپٹر کی جو شروعات ہوئی وہ ذو لسانیت اور کثیر لسانیت سے، اور اس کے تمام پوائنٹ کو، تمام نکات کو ہم نے اچھے سے سمجھا. اب ہم اگلی کلاس میں صحیح لسانی فارمولہ اور قومی درسیات خاکہ 2005 کے مطابق زبان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کا کلاس یہیں تک. اگر آپ اس کلاس کا نوٹس یا اس سے پہلے کے جو 13 کلاس ہوئے ہیں ان تمام کا نوٹس آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آن لائن ٹیسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ پیڈ گروپ میں شامل ہو جائیے گا. کس گروپ میں؟ پیڈ گروپ میں شامل ہو جائیے گا. اور پیڈ گروپ میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر لیجیے گا 8709422733. اور یہ آپ کا کیا ہے، چینل کا لنک ہے، اس پر جا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. بلکہ جہاں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ یوٹیوب ہی ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں پر سبسکرائب کا بٹن ہے، آپ اس پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ کا ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے اور آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تو آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال کمنٹ باکس میں لکھیے تاکہ ہم آپ کے سوال کا جواب وقت پر دے سکیں. بہت شکریہ. اچھا ہاں، اور ایک بات اور کہ آپ کا کوئی سوال رہتا ہے تو آپ ہمیں کہیں بھی لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں، چاہے وہ آپ یوٹیوب پر لکھ دیں، چاہے وہ آپ واٹس ایپ پر لکھ دیں، یا پھر کہیں بھی لکھیں، ٹیلی گرام پر لکھ دیں، کہیں بھی آپ کو ہم جواب دے دیں گے. جہاں سوال لکھیں گے وہیں آپ کا جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کسی بھی طرح سے دشواری میں، پریشانی میں نہیں پڑیے گا. چلیے آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ہم اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.